नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, खासकर 3 राज्यों में। एक राज्य तो खुद भारतीय जनता पार्टी का है और 2 राज्य कांग्रेस के हैं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक उम्मीदवार फालतू खड़ा कर दिया है। हिमाचल में तो खैर एक ही सीट है, वहां एक ही उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जबकि जीतना कांग्रेस के उम्मीदवार को है। इसी तरह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक एक उम्मीदवार ज्यादा खड़ा कर दिया है। 16 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा कांग्रेस का राम नाम सत्य। हर राज्य में एक देवड़ा होगा। इसी वीडियो में मैंने इंडिया अलायंस के टूटने की बात भी कही थी। आज उस वीडियो को 1 महीना पूरा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा हुए 24 दिन हुए हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा के बाद अशोक चव्हाण और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये तीनों ही कांग्रेस के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है। अशोक चव्हाण तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, एसपी चव्हाण। तो इसलिए महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का बंटाधार अच्छी तरह हो रहा है। और इसके बाद असम के 4 विधायक कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में वापस जा चुके हैं। जयंत चौधरी भी इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। और अब ताजा खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से या पीडीपी से सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आप देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 दिनों के भीतर भीतर कितना कुछ हो गया है। लगता ऐसे है कि ममता, केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला एक अलग तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का राम नाम सत्य चल रहा है। अब देखिए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या होता है। मोदी का वार कभी खाली नहीं जाता। बिहार, महाराष्ट्र और असम के बाद अब इन 3 राज्यों की बारी है। अब इन 3 राज्यों में ऑपरेशन होगा। तीनों राज्यों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक टूटने वाले हैं। टूटने की उम्मीद है या बातचीत चल रही है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं। कर्नाटक में सदन की मौजूदा दलीय स्थिति के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकती है और बाकी की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। लेकिन इन 4 उम्मीदवारों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस से मिलकर 5वां उम्मीदवार खड़ा करवा दिया है और वह उम्मीदवार है जेडीएस का कुपेंद्र रेड्डी, जो पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बहुत ही करीब हैं। कांग्रेस ने 2 लोकल उम्मीदवारों के अलावा वहां जो तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है वह है दिल्ली के अजय माकन, जो कर्नाटक के प्रभारी भी हैं। तो उनके बाहरी होने के कारण और जेडीएस के लोकल उम्मीदवार होने के कारण क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि एक उम्मीदवार कांग्रेस का कर्नाटक में हार सकता है और जातीय राजनीति भी वहां बहुत काम करेगी। कर्नाटक में भी बिहार, यूपी की तरह जाति आधारित चुनाव होता है। इसी तरह हिमाचल में भी कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया है, जबकि वह राजस्थान के हैं। सोनिया गांधी अगर खुद हिमाचल से चुनाव लड़ती और अभिषेक मनु सिंघवी को उन्हीं के राज्य राजस्थान में राज्यसभा से लाती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।
अब भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कांग्रेस के पुराने नेता हर्ष महाजन को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हर्ष महाजन विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वह कांग्रेस के 7 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बहुत ही करीब लोगों में से हैं। उनके पिता भी वीरभद्र के करीब थे और वीरभद्र की सरकार में वे भी मंत्री रहे थे। और आपको ध्यान होगा, वीरभद्र सिंह का बेटा विक्रमादित्य मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था। कहा यह जा रहा था कि या तो वीरभद्र सिंह की पत्नी को, जो अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या विक्रमादित्य को बनाया जाए। और अगर विक्रमादित्य या उनकी मां को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो विक्रमादित्य कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने ना तो मुख्यमंत्री बनाया इस परिवार से, ना उप मुख्यमंत्री बनाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया और विक्रमादित्य सिर्फ उनके मंत्रिमंडल में मंत्री है। तो आपको ध्यान होगा कि विक्रमादित्य सिंह रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने न्योते के लिए आरएसएस और वीएचपी का आभार जताया था। जबकि कांग्रेस ने यह कहकर के बाइकाट किया था कि कार्यक्रम को आरएसएस और भाजपा का और वीएचपी का कार्यक्रम बना दिया गया है। अब देखिए, कुछ सोचकर ही गए होंगे, कुछ रणनीति के तहत ही गए होंगे। इससे पहले आप देखिए कि प्रमोद कृष्णन भी गए थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वीरभद्र कैंप क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में हो गया है। कायदे से भाजपा 7 और समाजवादी पार्टी राज्यसभा में 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को पहली प्रेफरेंस में ही 7 सीटें जीतने के लिए 259 विधायक चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सहयोगियों को साथ मिलाकर के 286 विधायक हैं। यानी भाजपा गठबंधन के पास 27 विधायक ज्यादा हैं। भाजपा को 8वीं सीट जीतने के लिए 10 विधायक चाहिए। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के करीब रहे संजय सेठ को 8वें उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। तो यानी समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की जिम्मेदारी खुद 8वें उम्मीदवार संजय सेठ की है। इसलिए यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों में से एक के हारने की आशंका पैदा हो गई है और फूट तो पड़ेगी पार्टी में। उसका भी कारण है, वह भी मैं आगे जाकर के आपको बताता हूं। अब या तो भारतीय जनता पार्टी के ये 8वें उम्मीदवार संजय सेठ हारेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार हारेगा। वह या तो जया बच्चन हो सकती हैं या आलोक रंजन हो सकते हैं। इन दोनों को उम्मीदवार बनाए जाने से समाजवादी पार्टी में बड़ी नाराजगी है। वैसे भी ये दोनों अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले में फिट नहीं बैठते। तीसरे उम्मीदवार है रामजी लाल, वह दलित समुदाय से आते हैं। सिर्फ वह ही अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले में फिट बैठते हैं। तो उनके तो हारने की संभावना नहीं है। संभावना किसकी बनती है या तो जया बच्चन की या आलोक रंजन की। अखिलेश यादव ने जया बच्चन को 5वीं बार टिकट दिया है। उनकी पार्टी के संगठन में कोई भूमिका ही नहीं है, उनका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। वह ज्यादातर मुंबई में रहती है, उत्तर प्रदेश से उनका लेना देना ही नहीं है। और सपा में इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जया को राज्यसभा में भेजने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा है। इसलिए समाजवादी पार्टी में भारी आक्रोश है। कुर्मी समाज से आने वाली अपना दल की नेता जिसने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, पल्लवी पटेल, उसने जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाने का सार्वजनिक विरोध किया है और यह भी कहा है कि वह उनको वोट नहीं देगी। एक तरफ पीडीए का जो फार्मूला है अखिलेश का, उसमें 2 उम्मीदवार फिट नहीं हो रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेने के लिए
4 ओबीसी के उम्मीदवार उतारे हैं, एक ब्राह्मण, एक जाट और एक राजपूत उतारा है। तो इसलिए राज्यसभा के चुनाव में भाजपा का पलड़ा काफी भारी हो गया है। देखते हैं क्या होता है। क्रॉस वोटिंग तो यूपी में पहले भी होती रही है, अब भी होगी, और ऐसा लगता है कि इन राज्यसभा चुनावों के बाद यूपी में बचा खुचा जो एनडीए अलायंस है वह भी टूट जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।